हेलो हेलो हेलो। क्या बोल रहा है? हेलो। 4,000 नहीं होगा, बढ़िया से देखो न, सुन। 5,000 वो किताब छाप दीजिए तो उसको। हेलो। कौन बोला? जो नहीं छापे थे 80 रुपए वाला। ठीक। 5,000 ऑर्डर है ऑनलाइन में? ये विश्वास करने वाला बात है? अगर किताब बच गया तोरे मुंह में ठूसेंगे हम। ये 5,000, अभी तक हमको लगता है 16,000 किताब भेज चुके हैं। एक दिन में 5,000 का ऑर्डर है। पूरा मारा मारी कर रहा है दुकान पे, किताब है ये नहीं। बोल दो उनको, पवन भैया को बोल दो, छाप देंगे। हमको लग रहा था ये किताब 20,000 छापे, हमको लगता कहीं बचिए न जाए, लेकिन मामला जो है सरिया गया। गड़बड़ाया क्या है, सरियाया कि? आ जाओ इधर। रेडियो सक्रियता है ना? क्या होता है ये रेडियो सक्रियता? एक बात बताइए, परमाणु बम का नाम सुने हैं? सुने हैं? परमाणु बम इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जो नए बच्चे हैं यहां से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। परमाणु बम जो फूटता है, हम लोग की कहते हैं, हे इधर उधर करोगे परमाणु बम में फोड़ देंगे। सब देश एक दूसरे देश को कहता है। ये परमाणु बम का खोज जो है आइंस्टाइन चचा करके गए हैं। आइंस्टाइन चचा इसलिए किए थे कि इससे बिजली पैदा कर पाएंगे, इसके ऊर्जा से। लेकिन लोगों ने इसका बम बनाना शुरू कर दिया और बम बनाकर चलाना शुरू कर दिया। और ये बम की ऊर्जा देखो कितनी ज्यादा है कि अभी जो हम तुमको बोल रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो, ये 332 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। अभी जो हम बोल रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो, ये कितना वेग से जा रहा है? 332 मीटर पर सेकंड वेग से जा रहा है। अब परमाणु बम अगर फटेगा ना, 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर 1 करोड़ मीटर पर सेकंड से आएगा। 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है, 3300 डिग्री सी पर सबसे हार्ड मटेरियल टंगस्टन पिघल जाता है। क्या हो जाता है? कितना डिग्री सी पर? 3380 डिग्री सी पर हार्डेंड मटेरियल टंगस्टन पिघल जाता है। हम लोग 200 डिग्री सी पर जल जाते हैं। 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है। हम जो तुमको वेग कह रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड, अगर परमाणु बम फटा, 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर 1 करोड़ मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा और सब कुछ खत्म कर दे। ये जो तुम देख रहे हो, ये नदियां, ये शहर, ये ईंट, ये पत्थर, ये लड़के, ये लड़कियां, सब पिघल के बहने लगेगा। कितना टेम्परेचर है? 1 करोड़ डिग्री से। ये जो जनरेट हुआ, ये रेडियो सक्रिय पदार्थों से हुआ। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अगर हम बात करें, रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए। आप कहिएगा क्यों मिला? तो कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया गया।
किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया गया और इनकी मौत भी हुई थी उसी के कारण। किसके कारण? हाँ, उस रेडियम और पोलिनियम के कारण, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होते हैं। जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो बहुत हानिकारक होते हैं। वो अपने से अल्फा बीटा और गामा छोड़ता है और गामा कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है और गामा शरीर के लिए हानिकारक नहीं देखता है। गामा रेडियोथेरेपी जो कराता है कैंसर के मरीज, तो उसका बाल उल सब उड़ जाता है कि नहीं? नहीं उड़ जाता है? तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सुने हो? तो इस सब रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है। जैसे लोहा एक पदार्थ है, वैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ है यूरेनियम, प्लूटेनियम, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इससे अब कहिएगा कैसे पता करते हैं कि कोई बंदर है, उसके पास पूंछ होता है? कैसे पता करते हैं कि कोई बंदर है? क्या होता है उसके पास? पूंछ होता है। तो कैसे पता करिएगा कि कोई पदार्थ रेडियो सक्रिय है? वो अपने से अल्फा बीटा और गामा अगर छोड़ने लगे, यहां रख दिए हम, मान लो ये पदार्थ रेडियो सक्रिय है कि नहीं है, इसको हम यहां रख दिए, अरे स्वयं से अल्फा बीटा गामा छोड़ने लगे, हम कहेंगे ये रेडियो सक्रिय पदार्थ। नहीं छोड़ेगा। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक रेडियो सक्रिय, हे रे बाबू है ना, देखो ना, एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय। प्राकृतिक जो अपने आप छोड़ता है अल्फा बीटा गामा, कृत्रिम जिसको हम छोड़वाते हैं अल्फा बीटा गामा। प्राकृतिक जो अपने आप छोड़ता है अल्फा बीटा गामा, कृत्रिम जिससे हम छुड़वाते हैं अल्फा बीटा गामा। बोलिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ 82 एटॉमिक नंबर, जैसे होता है ना आयरन का एटॉमिक नंबर 26, सोडियम का 11, कैल्शियम का 20, 82 एटॉमिक नंबर के बाद जो तत्व है वो रेडियो सक्रिय है। कितना के बाद? तो यूरेनियम ले लो, 92 होता है, तो 82 के बाद है कि नहीं? ये रेडियो सक्रिय है। क्या है ये? रेडियो सक्रिय है। अब ध्यान देना, वैसे तत्व जिनका परमाणु, अब कैसे पता चलेगा कौन रेडियो सक्रिय है? हमको देख के कैसे पता चलेगा कि हम आदमी है? किसी को देख के कैसे पता चलेगा कि बंदर है या बंदरिया है? कैसे पता चलेगा? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का पता तब चलेगा जब उसका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक हो और उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकल रहा हो। स्वयं निकल रहा है तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ, हम निकलवाएंगे तो कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ। बोलिए बाबू। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हो तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं होते। एक बात बताओ, हम वो जब लेटरिंग लगता है, क्या लगता है? मान लो हमको बहुत जोर से लेटरिंग लग गया, हम अस्थायी क्यों? अस्थायी पूरा जोर से लग गया था हमको। कब तक? जब तक हम अल्फा बीटा और गामा निकाल ना दें तब तक हम अस्थायी हैं। मेरे नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन। देखो सोडियम 1123, ये रेडियो सक्रिय नहीं है। यूरेनियम 92 235 रेडियो सक्रिय है। तुम गौर से देखो, इसमें प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन भी 11 और न्यूट्रॉन 12, तो इसमें से 11 गया 12। इसमें प्रोटॉन कितना? 92, जो यहां रहता है वही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना? 92। न्यूट्रॉन 235 में से 92 गया 143। बोलो, तुम गौर से देखो, इसमें ये रेडियो सक्रिय नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। इसमें गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है, ये है, लेकिन न्यूट्रॉन बहुत अधिक नहीं है। जब बहुत अधिक हो जाता है तो आदमी अस्थायी हो जाता है।
तो ये अस्थाई किसकी संख्या के कारण है? न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण रेडियो सक्रिय पदार्थ अस्थाई होते हैं, और जो अस्थाई होता है वही छोड़ता है जहां से छोड़े, अल्फा बीटा गामा। जो अस्थाई होगा वही नहीं छोड़ेगा। अभी तुम छोड़ेगा थोड़ा बहुत। तो देखो तो किसके कारण वो अस्थायित्व होता है? न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। कहते हैं वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हो तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थाई नहीं होते, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन, ऐसे तत्वों को रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। बोलो, ऐसे तत्वों को लेटरिंग और यह प्रक्रिया हगना कहलाता है। यही ना मामला है रे, कि ये तत्व है, ये रेडियो धर्मी है, लेटरिंग है, और यह क्रिया जो है वो क्या है? हगना है, दैट इज रेडियो धर्मिता है। बोलो, तो कहते हैं लेकिन वो ये कौन होगा जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा की कम? ये अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो इससे निकलेगा अल्फा बीटा गामा। आप देखो, अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रियता। अब जैसे आता है रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? लड़का मारता है मैडम क्यूरी, लेकिन रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया। और रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलिनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया। और मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए सन 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? किसने किया? मैडम क्यूरी की बेटी इरीन क्यूरी और उसके पति एफ जॉलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता का क्या किया? खोज किया। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व वह रेडियो सक्रिय तत्व होगा जो प्राकृतिक रूप से अल्फा बीटा गामा नहीं छोड़ेगा, हम ओकरा से छोड़वाएंगे। कृत्रिम जो मानव द्वारा की प्राकृतिक रूप से, तो कहते हैं रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने, वैज्ञानिक ने 1896 में किया था, इसलिए हेनरी बेक्वेरेल को रेडियो सक्रियता का पिता माना जाता है। इन्होंने अपने नाम पर रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या रखा था? प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन कौन है? यूरेनियम, थोरियम, पोलिनियम, रेडियम आदि से स्वतः कुछ अदृश्य किरणें अल्फा बीटा और गामा निकलती है। इसके निकलने की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहचान लो, यही जो है रेडियो सक्रियता के जनक थे, जिसका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। और प्राकृतिक रेडियो सक्रिय कौन कौन है? यूरेनियम, थोरियम, पोलिनियम, रेडियम, इससे स्वयं ही अल्फा बीटा और क्या निकलता है? गामा। रेडियम तथा पोलिनियम की खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी। इन दोनों को नोबेल कब मिला? रेडियम तथा पोलिनियम के महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को कौन पुरस्कार मिला? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी इरीन क्यूरी तथा इसके पति कौन? एफ जॉलियट ने किया था। किसने किया था? ये मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी की कहानी हम डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको अगर समय मिलेगा तो एक बार जरूर देखिएगा। ये लड़की जो है पाव रोटी खा खा के अपना जीवन व्यतीत की थी, और इसके राज्य में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तभी दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई की। और इसकी जो बहन थी वो दूसरे के यहाँ काम कर करके इसको पढ़ाती थी। और ये धीरे धीरे फिर जाके इरीन पियरे क्यूरी से मिली, जो खुद पहले से वैज्ञानिक थे, और उसके साथ मिलके ये दोनों ने फिर लैब में, चूंकि हमेशा रहते थे, ये दोनों आपस में अपना ब्याह कर लिए। अब ब्याह कर लिए, उसके कुछ दिन बाद जो है ये चल बसे। तो बाद में इनके ऊपर जो है फिर इनका एगो वहीं का एगो स्टाफ था, उसके ऊपर इनके साथ नाजायज संबंध का आरोप लगा कि ओकरा से जो है मामला गड़बड़ाइल है।
लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और बाद में फिर इनको नोबेल मिला। तो मतलब कि लोग जब इसको नहीं छोड़ा तो तोरा हमरा छोड़ देगा। लोग मैडम क्यूरी को नहीं छोड़ा जिसने कैंसर जैसे भयानक रोग से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके ऊपर इल्जाम था कि ये इनका संबंध नाजायज है किसी और के साथ पियरे क्यूरी के देहांत के बाद, लेकिन फिर भी ये अपने कामों में लगी रही और बाद में इसको 1903 ईस्वी में क्या मिला, नोबेल। और इसका स्ट्रगल ऐसा था कि अब समझो तुम पाव रोटी खा खा के अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसकी बहन इतना त्याग की इसके लिए कि वो अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी इसको पढ़ाने के चक्कर में। वो दूसरे के यहाँ खाना बनाती थी और तब जाके पढ़ा करती थी, ये पढ़ती थी। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, अब पूरी एक कहानी हम डाले हुए हैं 10 मिनट का। हमको पर्सनली हम इसके बारे में बहुत स्टडी किए हैं, क्योंकि इसके फैमिली को नोबेल फैमिली का दर्जा दिया गया। पूरे विश्व में एकमात्र फैमिली है जिसको कौन फैमिली कहा जाता है, नोबेल फैमिली। क्योंकि अब तुम सोचो कि इसका बेटा बेटी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी ने किया था, कौन, इरीन क्यूरी। और इसके पति कौन, एब जॉलियट। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए हम लोग जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं, गाइगेर मूलर गणित का। जीएम काउंटर, रेडियो सक्रियता को नापने के लिए हम लोग जीएम काउंटर, गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। कहता है रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने, विकिरण कौन कौन है, अल्फा बीटा गामा। गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं तथा इसकी सहायता से किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद जब अल्फा बीटा गामा सब उत्सर्जित हो जाता है, अंततः तुरा मिलेगा सीसा। जैसे मनुष्य के जलने के बाद अंततः क्या मिलता है, राख। वैसे अल्फा बीटा गामा सब निकल जाएगा तो अंततः तुमको क्या मिलेगा, सीसा। अब तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का बहुत सारा यूज है। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक कौन है, बैक्वेल। चूंकि मैडम क्यूरी का भी योगदान था, इसका एक और मात्रक कौन है, क्यूरी। एक और मात्रक कौन है, रदरफोर्ड। ये सब रेडियो सक्रियता का मात्रक। एक क्यूरी बराबर होता है इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक रदरफोर्ड बराबर इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक बैक्वेल बराबर इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बट ये याद नहीं करना है। रेडियो सक्रियता का मात्रक जरूर याद रखना, कौन, बैक्वेल। रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया, हेनरी बैक्वेल। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलिनियम का खोज कौन किया, मैडम क्यूरी। कौन किया, अब देखो कोबाल्ट 60 का नाम सुने हो। ये कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलता है जिससे कैंसर का उपचार होता है। कोबाल्ट 60 से कौन किरण निकलता है, गामा किरण निकलता है जिससे किसका उपचार होता है, कैंसर का उपचार। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियो धर्मी समस्थानिक में से एक है, कौन, कोबाल्ट 60। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी प्रकृति में अस्थायी होता है, लेकिन कोबाल्ट 60 एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक है जिसे व्यापारिक प्रयोग के लिए कोबाल्ट 59 में न्यूट्रॉन सक्रियण द्वारा तैयार किया जाता है और इसी से कैंसर का क्या होता है, उपचार होता है। एक लाइन पूछता है कि इससे क्या होता है, कैंसर का उपचार। अब रेडियो सक्रिय क्षय या रेडियो सक्रिय विखंडन, तो बताओ रेडियो सक्रिय क्षय के फलस्वरूप कौन कौन किरण निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा बीटा और गामा को। ध्यान से देखिएगा, इसको हम एक जगह टेबलाइज कर दिए हैं। अल्फा अल्फा बीटा और क्या, गामा। देखो अल्फा की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, किसकी बात करें, अल्फा बीटा गामा, ये तीन किरणें हैं।
आ जाओ। अल्फा की अगर हम बात करें तो देखो इस पर होता है प्लस चार्ज, बीटा पर होता है माइनस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यह आवेशहीन है। अब बताओ हमको, इस पर होता है प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस चार्ज, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता, तो जकरा पर लड़का किसकी ओर मुड़ेगा? किसकी ओर मुड़ेगा? लड़की की ओर। लड़की किसकी ओर मुड़ेगा? तो बताओ, मुड़ता है, इस पर है प्लस, तो मुड़ेगा किसकी ओर? माइनस की ओर। आई माइनस है तो किसकी ओर? प्लस की ओर। अब भैया ये लड़का था तो लड़की की ओर मुड़ा, लड़की था तो लड़का की ओर मुड़ा, आई बीच वाला है, ये सीधे चला जाएगा। जैसे ये अगर मान लो रेडियो सक्रिय किरण निकल रहा है तुम्हारा अल्फा, तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस की ओर जाएगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। बीटा पर माइनस चार्ज है, किसकी ओर जाएगा? प्लस की ओर। और गामा पर कोई चार्ज नहीं है, ट्रांसजेंडर, कोई चार्ज है ग्रह पर, इस सीधे चला जाएगा। अरे तू चार्ज है तब ना अपोजिट की ओर मुड़ता है, बोलो ना रे। ये प्लस था तो माइनस की ओर मुड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस की ओर, इस पर कोई चार्ज नहीं थे, किधरों मुड़ेगा? ये कहेंगे हम सीधे चला जाएगा। अब एक बात बताइए कि अगर इसको हम कौन किरण कहेंगे? प्लस चार्ज है तो एनोड किरण कह दें, प्लस बोले तो एनोड ना, इस पर माइनस चार्ज है तो कौन किरण कह दें? कैथोड किरण कह दें? समझो तो, इस किरण को कहेंगे एनोड किरण, लेकिन ये मुड़ेगा किधर? या इसे समझ लो ना थोड़ा, और यहीं पर हम डील कर देते हैं। इस पर प्लस चार्ज और मुड़ेगा किधर की ओर? माइनस की। इस पर प्लस चार्ज मतलब ये कौन किरण? एनोड किरण, मुड़ेगा किधर की ओर? सही है। इस पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज। ये कौन किरण? कैथोड किरण, लेकिन ये मुड़ेगा किसकी ओर? एनोड की ओर ना, बोलबे नहीं करेगा, और ये तो किधरों मुड़बे नहीं करेगा, सीधे चला जाएगा। इस किरण का जो वेग है, ये किरण का वेग प्रकाश के वेग का कैवां भाग? प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁻8। इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग, और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर। आज बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग आप आगे पढ़िएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्यवृत्त, सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। अल्फा बीटा नहीं है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग की लिस्ट में एगो गामा है। कौन है? तो बताओ, ये तीनों में विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? एकमात्र रेडियो सक्रिय तरंग है गामा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा बीटा नहीं है, पढ़ाएंगे हम आपको आगे। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्यवृत्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एकमात्र रेडियो सक्रिय किरण गामा है, जो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸। इसका अगर द्रव्यमान की बात करोगे तो इसका द्रव्यमान होता है, यही पूछा इस बार तुमको, हीलियम के द्रव्यमान का 4 गुना, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, मतलब 4 के बराबर। हीलियम तो अकेले ना 4 होता है वो, ये दोनों देखो तो बराबर है कि नहीं? हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना तो 1 × 4, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना तो 1 × 4, आई तो अकेले ना 4। यही क्वेश्चन पूछा है रेलवे 2024 में, ठीक है। अब देखो, कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान? बीटा का कितना? हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कैवां भाग? 1837वां भाग। कैवां भाग? और इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। फिर से देख लो,
अगर याद ना रहे तो इसे याद रखना, पहले अल्फा तब बीटा, तो पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, अल्फा पर पॉजिटिव बीटा पर निगेटिव। यह एनोड किरण लेकिन मुड़ेगा किसकी ओर? कैथोड है। कैथोड किरण मुड़ेगा किसकी ओर? एनोड। ये किधरों मुड़ेगा नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग, इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग, इसका प्रकाश के वेग के बराबर, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या हीलियम के बराबर। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 37वां भाग है, इसका द्रव्यमान कितना? 0। क्लियर? देखो आवेश कैसा, आवेश कैसा, इस पर आवेश कैसा? आइए इसको ठीक कर लो यार, इसकी प्रकृति जो होगी धन है ना, एनोड किरण हो जाएगा ये। इसको यहां कर लो एनोड, इसको यहां कर लो कैथोड, ठीक कर लो। कर लिया? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? एनोड है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? कैथोड। इसमें तो कोई प्रकृति नहीं होगा क्योंकि इसका आवेश कितना है? 0। अब बताओ इसका वेग कितना? प्रकाश के वेग का कैवां भाग? 1/10वां भाग। इसका प्रकाश के वेग का कैवां भाग? 9/10वां भाग। इसका प्रकाश के वेग के बराबर। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या किसके बराबर है? हीलियम के बराबर। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कैवां भाग? 38/37वां। इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। क्लियर? अल्फा पर होता है प्लस चार्ज, अब मुड़ेगा किसकी ओर? माइनस की ओर। बीटा पर होता है माइनस चार्ज, अब मुड़ेगा किसकी ओर? प्लस की ओर। बोलो। और एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? गामा। एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? गामा। गामा का यार नोटिफिकेशन ऐसे होता है। हाँ ऐसे होता है गामा। बढ़े? बताओ अल्फा पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। मुड़ेगा किसकी ओर? माइनस की ओर। अब बीटा पर माइनस चार्ज मुड़ेगा प्लस की ओर। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता, सीधे चला जाएगा। और अल्फा बीटा गामा निकलने के बाद अंतिम रूप से किसमें बदल जाएगा? सीसा में। किसमें बदल जाएगा? अब बताओ ये वेग कितना? 3 गुना 10⁻8/10। आई 9/10वां भाग प्रकाश के वेग का। इसका वेग कैसा? इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या हीलियम के बराबर, या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग है। इसका द्रव्यमान कितना? 0। क्लियर? अब ध्यान से देखना, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता समझते हैं? सुई की भेदन क्षमता ज्यादा है या चाकू की? जो तेजी से भेद दे वही ना भेदन क्षमता। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा का, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। अब बाद बाकी कुछ भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, सबसे कम गामा। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, बीटा, अल्फा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की। अब बाद में कुछ भी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फलना चिलना, कुछ भी पूछ दे, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। खाली भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी? गामा। उससे कम किसकी? बीटा। उससे कम किसकी? अल्फा। क्लियर? देख लो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी? गामा, बीटा, अल्फा। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा, बीटा, गामा। अब है अर्धायु।
अर्धायु क्या होता है? किसी भी वस्तु के आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। आधा नष्ट होने में जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे? अर्धायु। जैसे आप 1 क्विंटल चावल रखे और उसको आधा क्विंटल होने में 3 साल लग गया, तो अर्धायु कितनी हुई? 3 साल। वैसे ही रेडियो सक्रिय पदार्थ जब अल्फा बीटा और गामा छोड़ेगा तो घटबो न करेगा, तो उसके आधा होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? अर्धायु। क्या कहते हैं? अर्धायु को टी हाफ से डिनोट करते हैं, और टी हाफ बराबर होता है 0.693 या बटा लैम्डा। 0.693 बटा क्या? लैम्डा, जहां लैम्डा को हम लोग विघटन स्थिरांक कहते हैं। जीरो 0.693 लैम्डा को हम लोग विघटन स्थिरांक कहते हैं। विघटन मतलब लॉस होना। अल्फा बीटा गामा निकलेगा तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का लॉस होगा कि नहीं होगा? तो विघटन स्थिरांक मतलब हो गया लॉस होना, डिसोसिएशन, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है लॉसेस होना। अल्फा बीटा और गामा जो निकलेगा तो उससे लॉस होगा ना। हमको ही बताइए तो, आई टी हाफ जो है ये अर्धायु काल है। टी हाफ क्या है? टी हाफ क्या है? अर्धायु काल है। तो हमको ही बताइए, अर्धायु काल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या? कहीं द्रव्यमान है इसमें? लैम्डा विघटन स्थिरांक है, तो इसका मतलब अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर। इसका मतलब अगर 10 किलो यूरेनियम को 5 किलो होने में अगर 3 साल लगा, तो 5 किलो को 2.5 किलो होने में भी 3 साल लगेगा। 2.5 किलो को 1.25 किलो होने में भी 3 साल लगेगा, क्योंकि यह द्रव्यमान पर, प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो कहते हैं अर्धायु क्या है? अर्धायु किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान के आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है? अर्धायु। यह पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा यानी द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र। इसका मान होता है 0.693 या बटा क्या? लैम्डा। लैम्डा क्या है? हम कह सकते हैं अर्धायु काल रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर भी निर्भर नहीं करता, केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? लैम्डा पर। किस पर? लैम्डा पर। अब औसत आयु और अर्धायु में क्या संबंध है? देखो क्या संबंध है। यहां टी हाफ होगा। देखो औसत आयु और अर्धायु में क्या संबंध है? औसत मतलब एवरेज ना, एवरेज लाइफ होता है। औसत आयु को टाउ से डिनोट करते हैं, ये होता है 0.693 1/t हाफ। मतलब अर्ध आयु का जो व्युत्क्रम होता है उसी को कौन आयु कहते हैं? कौन आयु कहते हैं? औसत आयु। हम कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 1/t हाफ। इसी को हम टाउ बराबर लिख सकते हैं 1/0.693 बटा लैम्डा। अरे बोलो, यहां से लैम्डा ऊपर चल जाएगा, लैम्डा बटा 0.693। और ई क्या है? कौन आयु है? औसत आयु। औसत आयु का ये फॉर्मूला हो जाता है, कहता है औसत आयु यह पदार्थ के क्षय नियतांक यानी 1/लैम्डा, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु बटा पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। इसको ठीक कर लो दोस्त। यह पदार्थ के क्षय नियतांक नहीं, और पूर्णा किताब में ठीक होगा, अर्धायु के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको ठीक कर लो। यह पदार्थ के अर्धायु के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये भी वैसे क्षय नियतांक भी सेम है, क्योंकि लैम्डा तो क्षय नियतांक भी तो कांस्टेंट है ना, है के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर होता है 1/t हाफ।
टी हाफ का वैल्यू रखोगे तो इतना आ जाएगा। अरे आएगा ही इतना, ये देखो ना, इतने से ये इतना टी हाफ का वैल्यू इतना रखेंगे तो इतना नहीं आ जाएगा। ये लैम्डा ऊपर उल्टा लिखा है क्या रे? पूरे काट दो, यहां से लिखो। टाउ बराबर होता है 1/t12। यहां से लिखो टाउ इज इक्वल टू 1/0693 बटा लेमडा, लेमडा बटा 0693। काट के लिखो। लिखे? दिखाई दे रहा है? वैसे 1/लेमडा भी होता है, लेकिन उसका फिर अलग मामला है, तुम यही लिखो तो ज्यादा बेहतर हो गया। लिखा? काट के लिख दो। अब आते हैं हम इधर, बता, कहता है रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम, क्वेश्चन अधूरा, क्या है क्वेश्चन? तो 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम हो जाएगा? रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा? 1 ग्राम शेष रह जाएगा। एक बात बताइए, आप अर्धायुकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपको अर्धायु कितना दिया हुआ है? 1600 ना? तो 1600 दिया हुआ है दोस्त मेरे, तो मान लेता है 8 ग्राम यूरेनियम है मेरे पास। कहता है रेडियम है, रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है, तो 8 ग्राम यूरेनियम कितने दिनों में 1 ग्राम बच जाएगा? 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ टाइम कितना है? 1600, तो 1600 वर्ष लगेगा। हमको कह रहा है 1 ग्राम बचने में कितना समय लगेगा, तो बताइए फिर 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? फिर 1600 वर्ष लगेगा। अब फिर 2 ग्राम को 1 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? फिर 1600 वर्ष लग जाएगा। टोटल कितना वर्ष लगा? टोटल कितना वर्ष लगा? 4800 वर्ष लगा। नहीं समझे? 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में कितना लगा? 1600। 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में 1600, 2 ग्राम को 1 ग्राम होने में फिर 1600, तो टोटल कितना 100 वर्ष लग गया? कितना? ये 4800 वर्ष जो लगा, ये हम कह सकते हैं 1 ग्राम बचने में लगा 4800 वर्ष, या यूं कहें कि 7 ग्राम नष्ट होने में लगा। बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग? 1 ग्राम बचने में लगा 4800 वर्ष, बोलवे नहीं करेगा, या 7 ग्राम नष्ट होने में लगा 4800 वर्ष, दोनों सेम है कि अलग अलग है? नहीं समझा? मेरे पास 100 रुपए थे, 25 रुपया होने में 3 दिन लगा। कितना दिन लगा? इसका मतलब 25 रुपया बचने में अगर 3 दिन लगा, तो 75 रुपया नष्ट होने में भी 3 दिन लगेगा। अगर मेरे पास 100 रुपया था, 100% था, और अब 30% बचा, तो हम कहेंगे इसमें लगा 1 साल। हम ये कह सकते हैं कि 30% बचने में लगा 1 साल, या हम यूं कह सकते हैं कि 70% नष्ट होने में लगा 1 साल। बोले वे नहीं करेगा। सही कि गलत? पक्का? 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में कितना 100 साल? 1600। तो 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में, फिर 2 ग्राम को 1 ग्राम होने में 1600, तो 1 ग्राम बचने में बोलो या 7 ग्राम नष्ट होने में कितना 100 साल लगा? 4800 साल।
हाँ कि ना? अब देखो, हमने आपको कहा रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक हो और जो अल्फा बीटा और क्या छोड़े, गामा छोड़े। और जब अल्फा बीटा गामा छोड़ लेगा तो अंतिम रूप से किसमें बदल जाएगा? सीसा में। और अल्फा बीटा गामा हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया। और रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने और इनके पति पियरे क्यूरी ने, जिसके लिए 1903 ईस्वी में उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और कृत्रिम रेडियो, एक होता है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ जो स्वयं अल्फा बीटा गामा छोड़ता है, एक होता है कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ जिससे हम अल्फा बीटा गामा छुड़वाते हैं। और कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी के बेटी इरीन क्यूरी और इनके पति एफ जॉलियट ने किया। बोलो। मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए और उनके पति को क्या मिला? नोबेल। कितने ईस्वी में? 1903 में। अब अल्फा पर होता है प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, अब बीटा पर माइनस चार्ज, गामा पर कोई चार्ज होता है? अल्फा पर होता है प्लस चार्ज, मुड़ेगा माइनस की ओर, होता है बीटा पर माइनस चार्ज, मुड़ेगा प्लस की ओर। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, सीधे चला जाए। इसका वेग प्रकाश के वेग का 10वां भाग, इसका 9/10वां भाग इसका प्रकाश के वेग के बराबर, इसका हाइड्रोजन के चौथे 4 गुना या हीलियम के बराबर, इसका हाइड्रोजन का 1837वां, इसका गामा का द्रव्यमान कितना? 0। कितना? अल्फा बीटा गामा। गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक कि सबसे कम? सबसे अधिक। बाद में कि कुछ भी पूछेगा तो अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम और गामा का सबसे कम। सही है। अल्फा पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। बीटा पर माइनस चार्ज। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। होता है क्या? गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पर कौन चार्ज? प्लस। बीटा पर कौन चार्ज? माइनस। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? हेनरी बैक्वेरेल। कौन किया? हेनरी बैक्वेरेल। अर्धायुकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर, अर्धायुकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्धायुकाल द्रव्यमान किसी भी वस्तु के आधा होने में या रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्धायुकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? हेनरी बैक्वेरेल। कौन किया? और रेडियम और पोलिनियम का खोज कौन किया? मैडम क्यूरी। क्लियर है? बोलिए। थैंक यू वेरी मच।